नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पाठशाला बाई एम डॉट गुजर में। लास्ट क्लास में अपन ने बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। उसी को थोड़ा सा अगर मैं कंटिन्यू करूं, थोड़ा सा उसका रिकेप की तरह अगर अपन देखें तो उसके बाद में अपन अपने टॉपिक पे आएंगे। तो मैं आपके सामने दो शब्द लिख रहा हूँ। एक शब्द मैंने लिखा है मायोजेनेसिस और दूसरा शब्द मैंने लिखा है माइकोजेनेसिस। ये दो शब्द आपको नज़र आ रहे होंगे। इन दो शब्दों में फ़र्क कितना है? फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इस सी का है। इसके अलावा सारी स्पेलिंग सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ ये मायोजेनेसिस है, ये माइकोजेनेसिस है। अब आपको अगर कल वाले शब्द याद हैं, अगर आपने कल उनको फिर से पढ़ा है, अपने नोट्स को फिर से देखा है, तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि जो ये लास्ट का वर्ड है जेनेसिस, जो लास्ट का वर्ड है जेनेसिस, इसका मतलब हो रहा है संश्लेषण हो रहा है, यानी निर्माण हो रहा है। अब हमें सिर्फ पता ये करना है कि निर्माण हो किस चीज़ का रहा है। अगर इस चीज़ का हमें पता चल गया कि निर्माण हो किस चीज़ का रहा है, फिर तो ये दोनों इजी हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था, देखो, एक वर्ड है मायो और एक वर्ड है माइको। ठीक है, जो मायो वर्ड है ये हमेशा मांसपेशी के लिए यूज में लिया जाता है, मांसपेशियों के लिए यूज में लिया जाता है। जबकि जो माइको वर्ड है वो हमेशा कवक या फफूंद के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो कवक या फफूंद के लिए हम माइको वर्ड यूज में लेते हैं और जो मांसपेशी है उसके लिए मायो वर्ड यूज में लेते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा मायोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया। मायोजेनेसिस का मतलब हो गया मसल्स का निर्माण हो रहा है, और माइकोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कवक या फफूंद का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। कवक फफूंद का रोल क्या था ये मैंने आपको कल बताया भी था। अपन ने जो किण्वन देखा था, किण्वन में क्या हुआ था, किण्वन के अंदर जो शुगर थी वो एसिड में कन्वर्ट किसकी प्रेजेंस में हो रही थी, तो वो बैक्टीरिया और कवक की था, जो कवक के लिए अपन क्या माइको वर्ड यूज में लेते हैं। लेकिन अब अपन आज अपने, ये तो एक बेसिक रिकॉल था कल के टॉपिक का जो मैंने को आपको बताना था। अब आज का जो अपना टॉपिक है वो है कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई है और कैसे जीवों का विकास हुआ है। अब इनके लिए मैंने आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा कि जीव की उत्पत्ति और जीवों के विकास से संबंधित आज की अपनी क्लास है। तो अपनी क्लास को अपन चलो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो बताता हूँ, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अपना जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, पहले तो चलो मैं आपको ये बता देता हूँ, थोड़ा सा अपन इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, थोड़ा सा ये ब्रह्मांड समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड बना कैसे है, इसका निर्माण कैसे है। उसके बाद में जब आपको वो सिद्धांत बताऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा थोड़ा थोड़ा। कैसे, जैसे एक अपन क्या बात करते हैं, सबसे छोटी इकाई हमें पता है क्या है, एटम है। परमाणु सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटा अब तक खोज नहीं हुई है। ठीक है, और एटम जब मिलके बनाते हैं, अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ये परमाणु है, और जब परमाणु मिलते हैं तो अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये बनेंगे अणु। ठीक है, अणु मिल गए, अणुओं से फिर निर्माण होता है अपनी कोशिका का। ठीक है, कोशिकाएं, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो निर्माण होता है उत्तक का। ठीक है, उत्तक जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो निर्माण होता है अंग का। अंग जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो निर्माण होता है अंग तंत्र का। और अंग तंत्र जब बहुत सारे मिल जाते हैं, तंत्रों से मिलकर हमारा शरीर बनता है, तो निर्माण होता है एक शरीर का। ठीक है, अब शरीर से शरीर, शरीर से शरीर, बहुत सारे शरीर, क्या बोलोगे आप उसको, वन वर्ड में अगर आप बोलोगे तो उसको आप क्या बोलोगे, एक तरह से जनसंख्या हो रही है, जनसंख्या हो रही है। अब जनसंख्या ही जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो किसका निर्माण कर लेंगे, एक समुदाय का निर्माण कर लेंगे, कम्युनिटी का एक निर्माण कर लेंगे। जैसे नहीं बोलते हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, तो उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी जनसंख्या को इंक्लूड करके एक वन वर्ड में हम क्या बोल देंगे, समुदाय बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं, समुदाय से क्या बनता है, समुदाय से बनता है पारिस्थितिकी तंत्र।
पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो गया तो पारिस्थितिकी तंत्र से फिर हमारा क्या बनता है, जैवमंडल, जिसको हम बायोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, जैवमंडल का निर्माण हो गया। जैवमंडल से फिर बाद में क्या होगा, जैवमंडल से हमारा निर्माण किसका होगा, जैवमंडल से ग्रहों का निर्माण होगा। ग्रहों का निर्माण होगा, ग्रह से फिर बनेंगे हमारा सौरमंडल। सौरमंडल, सौरमंडल से हमारे क्या बनेंगे, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल, या इसको हम तारामंडल भी कहते हैं। तारामंडल से निर्माण हो जाएगा फिर, अगर मैं बताऊं आपको, तारामंडल बन गए, तारामंडल से फिर अपन आगे चलते हैं। यहाँ आपको नीचे का शायद शो नहीं हो पाएगा, तो तारामंडल से आगे अपन देखते हैं कि तारामंडल से आगे क्या क्या बनते हैं। देखो, तारामंडल हो गया। तारामंडल से फिर निर्माण होता है किसका, तारामंडल से निर्माण होता है नीहारिका का। नीहारिकाएं मिलकर बनाती हैं आकाशगंगा, और आकाशगंगाओं से फिर मिलकर क्या बनता है, अपना ब्रह्मांड बनता है। यानी कहाँ से चला, एक एटम से चला, एक परमाणु से चले और कहाँ पहुँचे, ब्रह्मांड तक पहुँचे। तो कैसे एक सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, मेरे बताने का सिर्फ यही मतलब था। तो अगर अब इसमें अपन थोड़ी सी बातें देखें, देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन बन जाता है कि तारों का जन्म स्थान किसे कहते हैं। देखो तारों का जन्म, अब तारों से मिलकर बना क्या है, वो नीहारिका बनी है, तो नीहारिका को क्या कहते हैं, तारों का जन्म स्थान कहते हैं। ठीक है, अब अगर अपन बात करें, अब इनका आप एक आइडिया लगाओ। देखो नीहारिका के अंदर मैं आपको बताऊं तो नीहारिका के अंदर आते हैं 25 लाख तारे। 25 लाख तारे नीहारिका के अंदर आते हैं, और आकाशगंगा के अंदर आते हैं 10 की पावर 11 तारे। 1 खरब तारे आते हैं आकाशगंगा के अंदर, और ब्रह्मांड के अंदर ऐसी 10 की पावर 11 क्या आती हैं, आकाशगंगा आती है। यहाँ तारे नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ आकाशगंगा है। क्या है, आकाशगंगा है। तो अब आप इससे आइडिया लगाओ कि ब्रह्मांड अपना कितना बड़ा है, और कैसे एक छोटी सी इकाई से एक पूरे कितने बड़े ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अगर मैं आपको एक छोटा सा बताऊं आपको, देखो एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे ये पूरा अपना ब्रह्मांड मान लें अपन, ये कंप्लीट ब्रह्मांड मान लें अपन, तो इसका जस्ट ये वाला पोर्शन, इतना सा पोर्शन जो है, ये क्या है, ये अपनी नीहारिका है। नीहारिका अपनी क्या है, आकाशगंगा है। ये अपनी आकाशगंगा, ये अपना तारामंडल है। अब देखो जो बनता है सौरमंडल, जो बनता है सौरमंडल कैसे बनता है, सौरमंडल एक तारा होता है, उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे होते हैं, ग्रह चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। अब सूरज क्या है, सूरज अपना तारा ही है, उसके चारों ओर अपने ये सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अब अपन ने क्या किया, अपने तारे का एक नाम रखा है, वो नाम अपन ने सूरज रख दिया है, इसलिए हम उस तारे को सूरज कहते हैं। बाकी है तो वो भी एक तारा ही। इसी तरह अगर बात करें कि हमसे कोई पूछ ले, जो अपनी आकाशगंगा है, जो अपनी आकाशगंगा है, जो अपनी आकाशगंगा है, अगर आपसे उसका नाम पूछ ले तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मंदाकिनी। जो अपनी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, अच्छा आकाशगंगा को आप कि उसकी शेप पूछ ले कि आकाशगंगा किस शेप में होती है, तो नॉर्मली आकाशगंगा 2 शेप में होती है। एक तो होती है सर्पिलाकार, और एक होती है दीर्घवृत्ताकार। जो सर्पिलाकार होती है वो मिनिमम होती है, मिनिमम मतलब ये संख्या में कम है, लेकिन दीर्घवृत्ताकार बहुत ही ज़्यादा है हमारे ब्रह्मांड में शेप के अकॉर्डिंग। अगर अपन आकाशगंगा की बात करें तो अब बात आ जाइए अपनी मंदाकिनी की।
अगर आपसे पूछ ले मंदाकिनी कैसी है, तो मंदाकिनी का अगर आपसे शेप पूछ लिया जाए तो वो कैसा है, सर्पिलाकार है। यहां तक मुझे लगता है आप कोई कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। अब क्या, देखो एक चीज़ और बता देता हूँ। अब थोड़ी इतनी बात हो गई है तो इनसे रिलेटेड दो तीन बातें और हैं जो मैं बता देता हूँ, जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। उसके बाद अपन अपने सिद्धांत शुरू करेंगे। देखो वो क्या है, वो ये है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अब तक कितने तारामंडलों की खोज हो चुकी है। एक तो आपसे ये पूछ लिए कि जो तारामंडल है तो अब तक टोटल कितने तारामंडल खोज लिए गए हैं, एक चीज़ तो ये। दूसरा आपसे पूछ ले सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। और तीसरा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए जो हमारी पड़ोसी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है। ये पड़ोसियों का भी तो ध्यान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपन को। और उसकी आपको क्या पूछ ले, आकृति पूछ ले, तो पड़ोसियों का ध्यान रखना कि नहीं रखना। तो देखो तारामंडल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अब तक 89 तारामंडलों की खोज हो चुकी है। और जो सबसे बड़ा जो तारामंडल है उसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा उसका नाम है। और उसके अंदर तारामंडल में क्या आते हैं, तारे आते हैं। अगर आपसे पूछ ले जो बड़ा है तो इसमें तारे कितने हैं, तो इसके अंदर 67 स्टार है। कितने हैं, 67 स्टार प्रेजेंट हैं अपने हाइड्रा, जो अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा तारामंडल है। ठीक है। अब बात करें अपने पड़ोसी आकाशगंगा की, तो उसका नाम अगर आपसे पूछ ले तो उसका नाम है एंड्रोमाडा। ये हमारी पड़ोसी आकाशगंगा है। और अगर इसके शेप की बात कर ले तो हमें पता है आकाशगंगा के दो ही शेप होते हैं, या तो वो दीर्घवृत्ताकार होगी या वो सर्पिलाकार होगी। एक चीज़ हमें ये और पता है कि सर्पिलाकार है वो संख्या में बहुत ही कम है, और जो दीर्घवृत्ताकार है वो संख्या में बहुत ही ज़्यादा है। तो नो डाउट इसका शेप कैसी होगी, दीर्घवृत्ताकार इसकी शेप होगी। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी बेसिक बेसिक जो मैंने आपको बताई है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब अपन अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं। ठीक है। ये तो कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। अब देखो सबसे पहले जो अपना सिद्धांत आता है वो आता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो यही आता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे है। तो इसके लिए जो थ्योरी दी गई है वो थ्योरी दी गई है बिग बैंग थ्योरी। इसको हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोट थ्योरी। और इस सिद्धांत के लिए जिस वैज्ञानिक को जाना जाता है उनका नाम है जॉर्ज लेमन ट्री। इन्होंने सबसे पहले ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा था कि पहले जो ब्रह्मांड था वो इतना फैला हुआ नहीं था, एक पिंड की तरह था, एक समान एक जगह एकत्रित था। फिर उसमें क्या हुआ, एक महाविस्फोट हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। जैसे एक मूवी भी है, बैंग बैंग मूवी है। उस मूवी का हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो मतलब क्या है, बैंग मतलब विस्फोट होना होता है, बैंग बैंग मतलब विस्फोट पे विस्फोट हो रहे हैं, और मूवी में भी नो डाउट विस्फोट ही हो रहे हैं। तो यही है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या कह रहा है कि एक महाविस्फोट हुआ और उसके बाद में ये ब्रह्मांड फैलता चला गया, बिखरता चला गया। उसी थ्योरी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। और इसके लिए जिस वैज्ञानिक को जाना जाता है उसका नाम है जॉर्ज लेमन ट्री। ठीक है। तो अब अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो चुकी है, कि कैसे हो चुकी है ये हमें पता चल गया है कि एक विस्फोट हुआ है, उस विस्फोट के साथ ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। अब ये ब्रह्मांड इस विस्फोट के साथ ना उत्पत्ति के साथ साथ फैल गया है, और कितना बड़ा है इसका मैंने आइडिया आपको दे दिया है कि एक जो अपने ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड के अंदर 10 की पावर 11 आकाश गंगा है, और आकाश गंगा में 10 की पावर 11 क्या होते हैं, तारे होते हैं। तब आप आइडिया लगा लो ये कितनी बड़ा अपना ब्रह्मांड है। ठीक है। अपन तो एक बहुत कोने के अंदर भी यूँ मान लो बहुत ही माइनिंग एकदम से माइनर जो स्पेस है वहाँ पे अपन है,
अपन अपने पूरे ब्रह्मांड का भी अपने ट्रेवल नहीं किया है, ठीक है। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, तो इसकी उत्पत्ति से हो गया। अब इसके बाद में जो आता है, उसके बाद में आता है जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत की अन्य भी दो नाम और हैं, अगर वो मैं आपको बताऊं तो इसको बोलते हैं पदार्थवाद का सिद्धांत। पदार्थवाद का सिद्धांत, या फिर इसको बोलते हैं भौतिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, ये क्या है, पदार्थवाद का सिद्धांत, या इसको बोलते हैं भौतिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, अब इस सिद्धांत को पहले तो दिया किसने था, उस वैज्ञानिक का अगर मैं आपको नाम बताऊं तो इसे दिया था ओपेरोन ने। ठीक है, ओपेरोन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। लेकिन ओपेरोन ने क्या कहा था, ओपेरोन ने जो सिर्फ बातें बताई थी वो थ्योरेटिकल बातें थी, उन्होंने कोई प्रैक्टिकली उस पर कोई बात नहीं की थी। अब बात आ जाता है कि प्रैक्टिकली यानी प्रयोग के द्वारा इसको किसने सिद्ध किया था। अगर आपसे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ जाए कि प्रयोग द्वारा इसको सिद्ध किसने किया था, तो इसके लिए जिसे जाना जाता है वो है स्टैनले मिलर। स्टैनले मिलर को इसके लिए जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने प्रयोग के द्वारा इस सिद्धांत को बताया था। अब इस सिद्धांत में था क्या, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने ये कहा था कि जब जीवों की उत्पत्ति हो रही थी तो जो उनके आसपास का जो वायुमंडल था, जो उनके आसपास का एनवायरनमेंट था, वो कैसा था, वो अपचायक प्रकृति का था। कौन सी प्रकृति का था, वह अपचायक प्रकृति का था। अपचायक प्रकृति का था। क्यों था, क्योंकि हाइड्रोजन की जो मात्रा थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा थी उस समय, इसलिए ये कैसा था, उस समय हाइड्रोजन की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट थी, इसलिए इसकी क्या कहते हैं, ये अपचायक प्रकृति का था। उस समय के लिए पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस में लैंग्वेज में जो शब्द आता है वो यही आता है कि जीवन की उत्पत्ति के समय आदि वायुमंडल कैसा था। वर्ड जो आता है वो वर्ड ये आता है कि आदि वायुमंडल कैसा था। इस आदि वर्ड को आगे वायुमंडल के आगे लगाया जाता है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आदि वायुमंडल कैसा था, तो आदि वायुमंडल को आपको अपचायक प्रकृति का बताना होता है। और आपसे पूछ ले प्रेजेंट में वायुमंडल कैसा है, तो अब ऑक्सीकारक प्रकृति का हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस इतना भी नहीं है, लेकिन ऑक्सीकारक, क्योंकि हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसलिए अब कैसा हो गया है, ये ऑक्सीकारक प्रकृति का हो गया है। तो ये है जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, अब जीवन की उत्पत्ति भी इन्होंने बता दी, उसके समय इन्वायरमेंट कैसा था ये भी बता दिया। अब इनके बाद आते हैं जीवों के विकास। अब जीवों का विकास कैसे होता है, जीवन की उत्पत्ति के लिए ये ओपेरोन और स्टैनले मिलर का सिद्धांत दिया जाता है। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं जीवों के विकास से संबंधित, अब अपन विकास की बात कर रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला विकास नहीं है, ठीक है ना, अपन जीवों के विकास की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए चार सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत दिया गया था लेमार्कवाद का सिद्धांत, दूसरा दिया गया था नव लेमार्कवाद का सिद्धांत, तीसरा दिया गया था डार्विनवाद का सिद्धांत, और जो फोर्थ वन दिया गया था वो था उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। ठीक है, ये चार सिद्धांत दिए गए थे जीवों के विकास के लिए। किसके लिए,
जीव विकास के लिए ये 4 सिद्धांत थे। उन 4 सिद्धांतों को 4 अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया था। अपन एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लेमार्कवाद का सिद्धांत। ठीक है, अब लेमार्कवाद का सिद्धांत के नाम से आपको पता चल गया होगा कि वैज्ञानिक तो कौन है। तो इसके वैज्ञानिक हैं लेमार्क। लेमार्क ने सबसे पहले इस सिद्धांत के बारे में अपने विचार दिए थे। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो जीव जिस अंग का सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड क्या करता रहता है, रिपीटेड उसको क्या करता है, यूज में लेता रहता है, तो वो अंग आने वाली पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो जाते हैं, वंशानुगत हो जाते हैं। यही सिद्धांत कहलाता है लेमार्कवाद का सिद्धांत। ये क्या कह रहा है कि आपने जिस अंग का यूज सबसे ज़्यादा किया है, जिस अंग का यूज आप बार बार करते जा रहे हो, वो अंग क्या हो जाएगा, वंशानुगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वंशानुगत हो जाएगा, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में चला जाएगा। और इसके लिए जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया था वो इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया था कि पहले जिराफ की गर्दन इतनी लंबी नहीं होती थी, बट उन्होंने जो वो अपनी गर्दन का बार बार यूज़ करके उन्होंने अपनी गर्दन लंबी कर ली, और आज की पीढ़ियों में भी वो गर्दन उनकी लंबी ही है। ठीक है, इसी के सिद्धांत को अगर और दूसरा नाम पूछ लिया जाए आपसे कि इनके सिद्धांत को दूसरा क्या नाम है जो इनके सिद्धांत के लिए जाना जाता है, तो वो है उपार्जित लक्षणों का। क्या है, उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति का सिद्धांत, ये भी लेमार्कवाद के सिद्धांत को कहते हैं। अब इस सिद्धांत के नाम से तो पूरी कहानी ही समझ में आ गई होगी। उपार्जित लक्षण मतलब जिन अक्षरों को उन्होंने गेन किया है, प्राप्त किया है, वो लक्षण क्या हो रहे हैं, वंशानुगत हो रहे हैं, अगली पीढ़ी में जा रहे हैं। वही सिद्धांत क्या कहलाता है, उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति का सिद्धांत। और इसको दिया किसने था, लेमार्क ने। और इसका दूसरा नाम आपसे पूछ ले तो वो है लेमार्कवाद का सिद्धांत। अच्छा, इसमें एक इनकी बहुत ही फेमस बुक है जो मैं आपको बता देता हूँ। लेमार्क की फेमस बुक है जिसका नाम है फिलोसिफा जूलॉजिका। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फिलोसिफा जूलॉजिका बुक किसकी है, तो वो भी लेमार्क की है। तो इस तरह से ये लेमार्क का सिद्धांत था, जिन्होंने बताया था कि जिन लक्षणों को ज़्यादा यूज में लिया जाएगा, जिन अंगों को यूज में लिया जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, वंशानुगत हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि लेमार्क ने अपनी थ्योरी दी थी, लेकिन लेमार्क की थ्योरी से एक बंदा था जो क्या था, संतुष्ट नहीं था, वो उसकी बात को हजम नहीं कर पा रहा था। तो उसने बोला भाई ऐसा सब में नहीं हो सकता, इसलिए उसने अपना नया सिद्धांत दिया, उसको बोलते हैं नव लेमार्कवाद का सिद्धांत। ठीक है, अब वो था कौन जिनको ये बात हजम नहीं हुई, और फिर उसने ऐसा क्या किया कि उससे बात ने ये प्रूफ कर दिया कि हाँ, लेमार्क की बात 100% सही नहीं है। तो इन्होंने जो इस सिद्धांत के लिए जिनको जाना जाता है उनका नाम है विजमान। विजमान को इनके लिए जाना जाता है। ठीक है, तो विजमान ने कहा था कि लेमार्क की बात 100% सही नहीं है। तो अब देखो ये क्या कर रहे हैं, लेमार्कवाद के सिद्धांत में कुछ बातें ऐड कर रहे हैं और उसको कैसा बना रहे हैं, नया बना रहे हैं। इसलिए इस सिद्धांत का नाम भी क्या पड़ गया, नव लेमार्कवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो अब विजमान ने ऐसा क्या बोला, तो अगर विजमान ने ये बोला कि सभी लक्षण वंशानुगत नहीं होते, उन्होंने क्या बोला कि सभी के सभी लक्षण है ना, जितने भी आपने उपार्जित किए हैं, जितने भी आपने गेन किए हैं, वो सभी लक्षण वंशानुगत नहीं होंगे। मैंने क्रॉस लगाया है, मतलब नहीं होंगे। सिर्फ वही लक्षण वंशानुगत होंगे जिन पे किस लेवल पे परिवर्तन आए, जीन लेवल पर परिवर्तन आए। किस लेवल पे परिवर्तन आए, जीन लेवल पे। जिन अंगों में, जिन लक्षणों में परिवर्तन आता है, सिर्फ वही लक्षण वंशानुगत कर जाते हैं, उसके अलावा कोई भी लक्षण वंशानुगत नहीं होते। और इसी सिद्धांत को इन्होंने क्या कहा था, नव लेमार्कवाद का सिद्धांत कहा था।
अब इनके लिए जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया था वो एग्जाम्पल चुईया का इन्होंने एग्जाम्पल दिया था। तो आपने भी बहुत बार सुना होगा कि वो पूंछ को बार बार काटे जा रहे थे, फिर भी अगली नस्ल में वो पूंछ फिर से आ रही थी, और उसी प्रयोग के द्वारा इन्होंने लेमार्क के जो सिद्धांत था उसको गलत साबित किया था कि ये 100, इन्होंने बोला सही बात है, लेमार्कवाद का सिद्धांत सही है, लेकिन 100% सही नहीं है, वो 60 to 70% सही है, बट 100% जो सही बात है वो यही है कि जीन लेवल पे अगर परिवर्तन आ गए हैं किसी भी लक्षणों के, तो फिर वो लक्षण वंशानुगत हो जाएंगे, आने वाली जनरेशन में वो लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नवलेमार्कवाद का सिद्धांत। फिर उसके बाद में जो अगला है वो है डार्विनवाद का सिद्धांत। अब डार्विनवाद का सिद्धांत, अब इस नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इस सिद्धांत को देने वाले कौन हैं। तो इस सिद्धांत के लिए जिसे जाना जाता है वो है डार्विन। डार्विन ने इस सिद्धांत को बताया था। अब डार्विन ने इस सिद्धांत में बताया क्या था, तो इस सिद्धांत में डार्विन ने यह कहा था कि जो जीवों का विकास होता है, जो जीव अपना जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो एक सतत प्रक्रिया है, धीमी और सतत प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूटी उसके अंदर विकास होता जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही रात में परिवर्तन आ गए, ऐसा नहीं है 2 फुट का था और सुबह उठा ही 6 फुट का हो गया, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो भी विकास होता है, जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो सतत होते हैं, मतलब धीरे धीरे चलते रहते हैं, और एक प्रोसेस, एक गति के साथ वो विकास कंटिन्यू बनते रहते हैं। यही इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था। और इन्होंने ये बात और कही थी, जो प्रकृति के अनुसार, किसके अनुसार, नेचर के अनुसार, जो नेचर के अनुसार अपने आप को परिवर्तन नहीं करता है वो इस प्रकृति में रह नहीं पाता है, सरवाइव नहीं कर पाता है। इसलिए इसे इन जो सिद्धांत है इसका दूसरा नाम यही है, इनके सिद्धांत को कहते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इसीलिए कहते हैं कि अगर नेचर के अकॉर्डिंग कोई जीव अपने आप को चेंज नहीं करता है तो उस एटमॉस्फेयर में सरवाइव नहीं कर पा जाता है, और उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए प्रकृति के अकॉर्डिंग खुद को ढालना पड़ता है, वही जीव अपने विकास को सतत बनाए रखता है और आगे सरवाइव करता रहता है। यही था डार्विनवाद का सिद्धांत। उसके बाद में आता है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। जो लास्ट वन सिद्धांत है वो आता है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, और इसके लिए जिस वैज्ञानिक को जाना जाता है वो वैज्ञानिक का नाम है ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज को इस सिद्धांत के लिए जाना जाता है, उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो इनके सिद्धांत में ऐसी क्या बात है, अगर मैं इसमें यहाँ साइड में बताऊं आपको, जो इनके सिद्धांत है, इनके सिद्धांत में खास बात अगर आपसे पूछ ली जाए कि उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत में इन्होंने क्या बात बताई थी, तो वो मैं अगर आपको बताऊं तो इन्होंने कहा अगर किसी जीव के जीन में, क्योंकि जो सारा खेल है वो जीन का है, तो जीन में क्या हो, अचानक परिवर्तन आ जाए, क्या आ जाए, अचानक परिवर्तन आ जाए, तो उससे क्या होगा, एक नई नस्ल का निर्माण हो जाएगा, एक नई नस्ल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और इसके लिए जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल इनका था खच्चर। खच्चर हमें पता है कि 2 नस्लों के मेल से बनाया हुआ है, तो ये क्या हुआ है कि ये उनके जीन्स में क्या लाया गया है, अचानक कोई परिवर्तन लाया गया है, और उस परिवर्तन से ही जो नई नस्ल बन के हमारे सामने आई है, उस सिद्धांत के लिए जिसको जाना जाता है वो है ह्यूगो डी ब्रिज। और उन्होंने इस सिद्धांत में ये कहा था कि अगर किसी के जीन्स में आप अचानक कुछ परिवर्तन कर देते हो तो एक नई नस्ल आपको देखने को मिलेगी, एक नई नस्ल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ये बात कौन कह रहे हैं, ह्यूगो डी ब्रिज कह रहे हैं। तो हमने जीवों के विकास से संबंधित 4 वैज्ञानिकों के नाम देखे, 4 सिद्धांत हमने आज की क्लास में देखे। अब जो अपना कल आने वाला दिन है,
अच्छा, आपको डार्विन की एक बुक का नाम और बता देता हूँ मैं। डार्विन की एक बुक है जो भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। इस डार्विन की बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये डार्विन की फेमस बुक का नाम है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे मैंने आपको लेमार्क की बुक का नाम बताया, वैसे इस बुक के बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस बुक का भी आपको नाम याद होना चाहिए। तो आज की क्लास में अपन ने क्या देखे, जीवों का विकास देख लिया है, जीवों की उत्पत्ति देख ली है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति देख ली है, कैसे ब्रह्मांड बना है, किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली है। अब जो अपनी कल क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें पर्टिकुलर अपन टॉपिक पर आएंगे, और उस टॉपिक का नाम है कोशिका। जो अपना सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक है कोशिका। इंग्लिश में बोलते हैं सेल, और साइंस में कहते हैं साइटो। तो अब इस वर्ड से आप कितने वर्ड बना दोगे? बनेंगे नहीं बनेंगे? 4 से 5 वर्ड बनाओगे कि नहीं बनाओगे? जैसे साइटोलॉजी, साइटोलॉजिस्ट, साइटोजेनेसिस, साइटोलाइसिस, इसके अलावा साइटोफोबिया, साइटोफिलिया, साइटोमनिया। तो इनके अर्थ क्या हैं ये आप मेरे को कमेंट करके बताना। और इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है कोशिका। पहले अपन उनके फैक्ट की बात करेंगे, फिर उनके अंग पढ़ेंगे, कोशिका में कौन कौन से अंग हैं, उनका क्या क्या काम है, क्या क्या रोल है, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में अपना पर्टिकुलर टॉपिक शुरू हो जाएगा। अब अपन एक एडवांस लेवल पे थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो अपन अपना टॉपिक शुरू करेंगे। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपने चैनल, इस चैनल पे आपका ही चैनल है, इस पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में कोशिका टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, और वीडियोस को शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।